नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पर्यावरण ज्योग्राफी यानी भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके 4 चैप्टर लेके आए हैं। पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। जो महत्वपूर्ण आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछेगा जाते हैं वही टॉप क्लास के प्रश्न हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चन है। आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। और एक बार अगर चैनल पे जितने भी भाई बहन जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और इसकी पिछली क्लासेज अगर आपको देखना तो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे दिया गया है। स्क्रीन पर है एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का आप लोगों का नाम बताना है। क्या नाम है? थार है, गोबी है, टकला है, टकला मकान है या काराकोरम है? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग बिल्कुल कमेंट करेंगे। अपना स्कोर कार्ड नीचे कमेंट बॉक्स बताएं। 30 में से आप लोग कितना बेहतर यहाँ पे तैयारी कर चुके हैं, कितना आपका सही हो जा रहा है। तो एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या हो जाएगा? तो आपका गोबी मरुस्थल है। कौन है आपका? गोबी मरुस्थल हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। जो गोबी मरुस्थल है आपका वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरेबिया में, मंगोलिया में या आपके मेडागास्कर में? तो गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग जो है आपका किस देश में आता है? मंगोलिया देश में आता है। सभी प्रश्न यहाँ पे है मंगोलिया या चाइना में। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके आ सकते हैं, मंगोलिया चाइना। मंगोलिया दिया रहेगा या चाइना दे दिया जा सकता है, दोनों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिल से एक बार लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न पढ़ते हैं और इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। अब मैं एक प्यारा सा यहाँ पे नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को यह नक्शा थोड़ा बहुत, नक्शे किस लिए यहाँ पे हम थोड़ा बहुत, ठीक है, ज्ञान के लिए, ताकि हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नक्शे से जो है आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे ज्ञान हम ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे आपका है। तो क्या कह रहा है? गोवा के दक्षिण और पश्चिमी घाट, ये क्या कहलाता है आपका? ये पूर्व हो गया, ये पश्चिमी हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो ये वाला भाग है। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये कह रहा है कि कौन सा कहलाता है? मालाबार कहलाता है, कोंकण कहलाता है, कन्नड़ कहलाता है, उत्तरी सरकार कहलाता है। तो गोवा के दक्षिणी का पश्चिमी घाट, दक्षिणी का पश्चिमी घाट। तो गोवा कहाँ है? सभी लोग जानते हैं गोवा यहाँ पर है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार तट। ठीक है, जो मालाबार तट, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रायद्वीप क्षेत्र है क्या चीज, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो प्रायद्वीप क्षेत्र ऐसे होते हैं, हमारा जो भारत है पूरे प्रायद्वीप क्षेत्र ही कहलाता है। कैसे कहलाएगा? जो आपका एक मान लीजिए कोई स्थल है, ये आपका स्थल हो गया और 3 दिशाओं से आपसे जल से घिरा हुआ, ऐसा कोई स्थल जो तीनों दिशाओं से जल से घिरा हो, वह आपका क्या है? प्रायद्वीप कहलाता है। क्या? प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है। कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो आपका पहला है तमिलनाडु राज्य सम्मिलित है, केरल है, कर्नाटक है और आपका आंध्र प्रदेश। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु 3, ठीक है, तमिलनाडु आपके भारत नक्शे सबसे आपके दक्षिण इलाके में है, तो 3 दिशाओं से आपके जल से घिरा हुआ है। केरल भी इसी तरह आपका 3 दिशाओं से जल से घिरा हुआ है, कर्नाटक भी है और आपका आंध्र प्रदेश भी। तो ये चारों ऐसे राज्य जो जल से घिरे हुए हैं वो प्रायद्वीप क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर है। सभी लोग जितने भी हैं एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बात करेंगे प्रश्न की कि गंगा नदी निकलती है। बहुत बार आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है और शिक्षक भर्ती का नंबर 1 प्रश्न है दोस्तों कि गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है या मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है भैया? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ पर है? लेकिन यहाँ पर प्रश्न है गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है?
तो सी आप तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करेंगे अपना अपना स्कोर, कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत की जो सांगपो नदी है वह भारत में भी आती है, तिब्बत से आती है सांगपो नदी, तो वह भारत में जो तिब्बत में सांगपो बोला जाता है उस नदी का नाम, तो भारत में उस नदी को किस नाम से जाना जाता है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत ही अच्छा। नंबर 1 लल्लन टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा। तिब्बत की सांगपो नदी अगर सांगपो नदी है तो भारत में उसे किस नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं और सभी लोग, आपको पता है एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रश्न आते हैं, तो आपके ऑल इंडिया लेवल प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अब मैं एक फिर से यहाँ पे भारत का नक्शा थोड़ा सा बनाऊंगा जानकारी के लिए दोस्तों, ये हो गया आपका, ठीक है, और ये हो गया भारत का नक्शा। अब इस पर ये बनाना कि देखिए बंगाल की खाड़ी कहाँ, ये आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है, और आपका ये अरब सागर हो गया। दो आते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी गिरती है, तो राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा आपका सुवर्ण रेखा हो जाएगा। क्या होगा, सुवर्ण रेखा, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है। जो भागीरथी नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है। पिंडारी ग्लेशियर है, सतोमबद्ध ग्लेशियर है, चौराबाड़ी झील है, यह आपकी गंगोत्री ग्लेशियर है। तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है, दिल से लाइक कर दीजिएगा, कि भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे यार बन पाएगा। ये देखिए 3 बना देना है। देखिए मैं सिंपल सा है नक्शा बनाने का एक तरीका है। यहाँ पे एक ऐसा 3 बनाना है और 3 बनाने के साथ ये ऐसा करना है, ये आपका हो गया और ये शायद बन गया। ठीक है, ये आपका भारत का नक्शा हो गया। यहाँ पर यह बताना पूर्व आपका ये होता है और पश्चिम आपका ये कहलाता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, वह आपकी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी। यानी आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और ये भी प्यारा सा प्रश्न है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। भागीरथी और अलकनंदा जो नदी है जब मिल जाती है तो वह गंगा नदी बन जाती है। वह कहाँ पर है, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, गंगोत्री में, आपका रुद्रप्रयाग में। 3 ऑप्शन में कंफ्यूज होता है। जो प्रयाग होता है आंसर प्रयाग है, लेकिन कौन सा प्रयाग है यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। और शिक्षक भर्ती में ऐसे प्रश्न जरूर इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, तो आपके देवप्रयाग है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ऐप जो है इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर आपके जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको फ्री मटेरियल नोट्स पीडीएफ फाइल मिलती रहेगी, वो भी ऑल सब्जेक्ट की। दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त है। शुष्क भूमि अगर है, कैसी भूमि होनी चाहिए, शुष्क भूमि है, अगर वहाँ पर कृषि करना हो, कृषि उत्पादन करना हो, कौन सी फसल युक्त आपका उपयुक्त होगी। चावल होगी, रागी होगी, जूट होगी, गन्ना होगी। तो दोस्तों रागी एक आपकी ऐसी फसल है, कैसी फसल है यह दोस्तों, एक फसल है और यह पर्वतीय इलाकों में होती है। कहाँ पर आपकी शुष्क भूमि कहाँ पर होती है, पर्वतीय इलाकों में ही होती है। तो शुष्क भूमि में कृषि के लिए क्या है, रागी फसल की जाती है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है कि जायद कृषि ऋतु तक होती है, जून से सितंबर तक। जो जायद कृषि के नाम से बहुत बार आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि जायद कृषि कब बोई जाती है, कौन सी ऋतु पर, जून से सितंबर में, अप्रैल से जून में, अक्टूबर से जनवरी में या दिसंबर में। तो जो जायद कृषि होती है, जो जायद फसलें होती हैं, उनको कब बोया जाता है, वह आपको अप्रैल से जून में बोया जाता है। और ये जायद कृषि होती कौन सी है,
तो अप्रैल में क्यों बोया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जैसे बारिश की संभावना होती है तब बोया जाता है, क्योंकि तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये बारिश से पहले ही आपकी बोई जाती हैं। तो आपकी जायद कृषि कौन सी है, जायद फसलें कौन सी हैं? तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये आपके क्या है, जायद फसलें हैं, जो आपके अप्रैल से जून तक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? सभी लोग कमेंट करें। ठंडा रेगिस्तान, कूल रेगिस्तान, कोल्ड, क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। जैसलमेर होगा, लद्दाख होगा, मेघालय होगा या दार्जिलिंग होगा? तो ये नोट करना, हमारे देश यानी भारत के अंदर होना चाहिए। तो कौन सा स्थान है? वह आपका लद्दाख हो जाएगा। जब भी सबसे ठंडा रेगिस्तान की बात आए तो वह आपको लद्दाख कर देना, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रश्न नए हैं और उम्मीद करता हूं यही दोस्तों कि अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ गए तो भैया आपकी यहाँ पे सीट, सरकारी सीट बिल्कुल पक्की है। और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आना अनिवार्य है, क्योंकि भैया सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। कितना आएगा? पूरा कवर कर रहे हैं, पूरा A to Z कवर कर रहे हैं, कहीं से भी नहीं जाने वाला है। तो सब कुछ आने वाला है, ये आपको नोट कर लेना है। डेली क्लास अटेंड करिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली अटेंड करिए, और रीडिंग स्टडी करना मत छोड़िएगा, ये आप नोट कर लीजिए। प्रश्न यह है कि दोस्तों क्या है? कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी। यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं कि कोटोपेक्सी कैसी ज्वालामुखी है, जागृत है, सुषुप्त है, ठीक है, कुछ भी ऐसे ऑप्शन दे दिया जा सकता है। तो कोटोपेक्सी एक आपकी जागृत ज्वालामुखी है। और ऐसा दे दिया सकता है आपके कोटोपेक्सी जो एक है जागृत क्या है, ज्वालामुखी है, या अदर और कैसे कह सकता है, नाम दे सकता है, मैग्मा है, ग्लेशियर है, क्या है? तो आपके क्या है, ज्वालामुखी है। तो ये हो गया। अब कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये आपके कहाँ पर है? सभी लोग कमेंट करें। सिसिली में है, हवाई में है, एंडीज में है या रॉकीज में है? तो ये आपके कहाँ पर है? तो ये आपके एंडीज में है। और जो ज्वालामुखी कहते किसे? देखिए आपका हो गया पृथ्वी। यहाँ पे जैसे जावा दिखे अंदर से विस्फोट होता है, तो ऐसे एक अनार जैसे है ना, दिवाली के टाइम में जब हम अनार जलाते हैं तो ऐसे कुछ आकृति बनती है अनार में, ठीक है, जो फुलझड़ियाँ निकलती हैं बाहर, जो आपके बारूद होता है बाहर निकलता है। तो ये जो बाहर निकलता है दोस्तों वह क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। और जो अंदर जो बारूद कुछ बच जाता है, नीचे का जो भाग होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। ये आपको नोट कर लें। ज्वालामुखी में जो यह बाहर निकल जाता है उसे क्या है? लावा बोलते हैं। और जो ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है, धधकता रहता है, उसे मैग्मा बोलते हैं। और इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? यानी ज्वालामुखी जो है कौन से पर्वतमाला में सामान्यतः यह पाई जाती है? कौन से पर्वतमाला में ज्वालामुखी सामान्यतः विस्फोट होता रहता है और ज्वालामुखी होती रहती है? तो प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में, हिंद में या आर्कटिक महासागर में? तो ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पर पाई जाती है? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो हिंद महासागर मत लगाइएगा, या आपके प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी पर्वतमाला पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? ठीक है, जो ज्वालामुखी से निकले पिघले लावा, ठीक है, मैंने जो बताया ये जो पिघला हुआ ये लावा निकलता है ऊपर की ओर, जो ये लावा है आपका, ये जो निकलता है ये लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान, जो ये लावा निकल कर फिर क्या है नीचे बैठता भी है, जो ठोस रूप में होता है वह नीचे जो बैठ जाता है चट्टान के रूप में होता है। तो उसे क्या बोला जाता है? जो चट्टान है, लावा से निकला हुआ जो चट्टान बनता है उसे कौन सी चट्टान कहते हैं? अग्नेय, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या मैग्नेटाइट? तो क्या कहा जाएगा? लावा से निकला हुआ जो भी पदार्थ है, ठोसीकरण है, वह जो चट्टान के रूप में होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। कौन सा? बेसाल्ट चट्टान बोलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे कहते हैं? यानी ऐसा ज्वालामुखी जो एक बार फूट जाता है दोबारा फूटने की कोई उम्मीद ही नहीं रहती है, उसे कौन सा कहते हैं? सिंडर, कोन ज्वालामुखी, मोरेन, लावा या विलुप्त ज्वालामुखी? तो नोट कर लीजिएगा। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है आपका विलुप्त ज्वालामुखी। तो एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं रहती वह आपकी विलुप्त ज्वालामुखी कहलाती है। नोट कर लीजिएगा, बहुत बार आपके शिक्षक भर्ती वाले प्रश्न है, ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? सभी लोग कमेंट करेंगे।
निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण आपके हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात? तो कौन सा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके वी आकार की घाटी होती है या यू आकार की होगी। सभी देखिए, दो में आपका कंफ्यूजन होता है। तो स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा अगर पूछ लिया जाए तो आपका यू आकार की घाटी होती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो यह बच्चा बच्चा जानता भैया, हर कैंडिडेट आप लोग जानते हैं कि माउंट केटू होता है। भारत के हिमालय की सबसे चोटी का नाम जो है माउंट केटू है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपका केटू हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चाहे आपके सी टेट की बात करें, यूपी टेट की, संविदा वर्ग 1, 2, 3 की बात करें, या आपके किसी भी शिक्षक भर्ती टीटी एग्जाम की बात करें। यह प्रश्न कंपलसरी है दोस्तों, पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट एक प्रश्न जरूर आता है। इससे 5-6 प्रश्न आपके मोस्ट हैं। तो आपके क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट भाग है, किसका भाग है? तो सभी लोग जानते हैं, एक तिब्बत का भाग है, नोट कर लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका? तिब्बत का भाग है। और यह दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि किसका भाग है? सभी लोग कमेंट करें। तिब्बत का भाग नहीं है, सॉरी दोस्तों, रॉन्ग आंसर है, यही गलती हो जाती है। तो माउंट एवरेस्ट किसका है? आपका नेपाल का भाग है। किसका भाग है भैया? हर भाई बहन, हर अध्यापक, हर गृहिणी यहाँ पे कमेंट करेंगे। माउंट एवरेस्ट एक आप नेपाल का भाग है। और एक और प्रश्न आता है आपका कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? नोट कर लीजिए, सभी लोग पेन कागज ले लें। माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का। नेपाल में माउंट एवरेस्ट तो भारत में बोला जाता है, लेकिन नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है? तो सागर माथा बोला जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो सागर माथा आपका बोला जाता है नेपाल में। और यही अगर बात की जाए कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोला जाता है? चोमू लांगमा। क्या बोला जाता है? चोमू लांगमा बोला जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी की। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सभी प्रश्न यहाँ पे हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न इनसे जरूर आता है दोस्तों। तो इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, या तिब्बत का पठार है? तो विश्व की बात की गई है दोस्तों, ना कि भारत की, ना एशिया की। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वह आपके तिब्बत का पठार है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी में पूरे विश्व की बात की गई है दोस्तों। ठीक है, विश्व ना देकर यहाँ पे प्रश्न क्या घुमा फिरा के पूछ लिया गया है। तो पृथ्वी पर पूछ लिया गया है कि अब पूछ लिया जाता विश्व में सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है, तो यहाँ पर पूछ लिया गया पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? तो केन्या, चिली, कांगो, लीबिया। तो कौन से देश में है? तो यह आपके सभी लोग कमेंट करेंगे भैया, कौन से देश में है? केन्या है, चिली है, कांगो है, या लीबिया होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। तो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? सभी लोग कमेंट करें भैया, देखते हैं कितने कमेंट करें। जब तक आप लोग इसका आंसर नहीं बताएंगे हम अगला क्वेश्चन नहीं बढ़ेंगे। सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएं तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? चिली होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? तो चिली में है। और ये शुष्क मरुस्थल के नाम से भी है, शुष्क स्थान या शुष्क मरुस्थल है चिली, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है कि आपके आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? ठीक है, आर्कटिक जो मरुस्थल है आपका, किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा, शवाना, टैगो, स्टेपी। तो ये आपका टुंड्रा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नाथुला एक दर्रा से भी प्रश्न आता है। तो एक नाथुला दर्रा है, यह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया। तो जो नाथुला दर्रा है ये आपके इंडिया में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, प्यारा सा, एक बार लाइक कर दीजिएगा दिल से। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? पश्चिमी घाट, सतपुड़ा की पहाड़ियां, अरावली की, या पूर्वी घाटी। तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हो जाएंगे? सभी लोग करेंगे तो यहाँ पर अरावली हो जाएगी। ठीक है, अरावली के पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। जो नंदा देवी चोटी है आपकी, ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, सिक्किम में है। तो नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे तो सभी लोग बच्चा बच्चा जानता है भैया, उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी कहाँ है? आपके उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है, दिल से लाइक करेंगे कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो है ये किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण हम देते हैं कि यह हिमालय पर्वत है। ठीक है, परतदार पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, प्राचीन पर्वत में है, या अपशिष्ट पर्वतों के नाम से। तो दोस्तों हिमालय का एक क्या है, ये परतदार पर्वत का प्रकार है। इसका उदाहरण हम देते हैं कि परतदार पर्वत है, तो हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? ये परतदार पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस पर आपके अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती ही रहती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, या उत्तर घाटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी लोग कमेंट करेंगे तो आपका हो जाएगा हिमालय हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? भारत के ऐसे क्षेत्र जो अधिकतम भूस्खलन घटनाएं होती हैं तो आपके हिमालय में होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न यह है दोस्तों कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। पृथ्वी पर कह दें या विश्व पर कह दें, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यह समुद्र तल से ऊंचाई पर भी है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 8,848 यानी 8,848 मीटर। यह की ऑप्शन में आपके आ सकता है 8,850 या 8,851। तो आपको एवरेज आपको समझ लेना है। तो दोस्तों ये रहे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ गए भैया तो आपको 100 to 100% सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता, और बिल्कुल आएंगे क्योंकि सभी आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर हैं और इसी प्रकार टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगली क्लास देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। तो हमेशा हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।